चलिए नया टॉपिक है मृदा अपकर्षण। कॉन्सेप्ट का चीजें हैं, पीटी में भी और मेंस में भी काम करेगा, आपको इसको समझ लीजिए। परिभाषा इसका है कि मृदा की उर्वरता का ह्रास, किसी भी मिट्टी में उसकी उर्वरता का ह्रास हो जाना, गिरावट आना, कमी आना, क्या कहलाएगा। और हाल के दिनों में जितना भी कृषि भूमि है मृदा अपकर्षण हो गया है। आप देखते होंगे कि गांव के लोग, किसान लोग से पूछते होंगे तो बताते होंगे कि बहुत पहले उपजाऊ भले मिट्टी, खूब धान होगा, गेहूँ सब बोलता है ना, और अभी उतना नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कई कारणों में एक कारण मृदा का क्या है, अपकर्षण है, उत्पादकता में गिरावट का। तो कोई पूछेगा या एग्जाम में पूछा जाएगा कि मृदा अपकर्षण संबंधित है तो मृदा की उर्वरता का ह्रास, इसको दिमाग में बैठा हुआ। अब इसका रूप, मृदा अपकर्षण का रूप क्या है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह मृदा अपकर्षण एक समान होगा। अब जैसे तालाब के किनारे या नदी के किनारे कम अपकर्षण है, वहां पे फसल अधिक होता है, उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि हमेशा पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से अवसाद जो आता है किनारे लग जाता है। जलोढ़ मिट्टी का नाम सुने हो ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी में मृदा अपकर्षण नहीं के बराबर है, क्योंकि हमेशा वो आता रहता है, तो उपजाऊ तो मिट्टी बना रहता है। तो ये कहता है कि मृदा अपकर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, हमेशा भिन्न होता है। ऐसा नहीं कि लिख देगा समान होता है, लाइन यही रहेगा। एग्जाम में ऑप्शन में भिन्न के जगह पर समान शब्द दे देगा, तो टेक्निकली शब्द पकड़ना है कुछ क्या रहा है। तो मृदा अपकर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, भिन्न होता है हमेशा। कारण, मृदा अपकर्षण का क्या कारण है, तो भू आकृति, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा, यही है। कभी कभी वर्षा इतना अधिक हो जाता है, मिट्टी को धोखर के, जो गांव की भाषा में लेके चले गए, जो उर्वरता थी क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसा भी आपको देखना, पवन भी तेजी से चलता देखते अपने साथ मिट्टी का कण उड़ा के लेके जाता है। अब भू आकृति तो है ही, जैसा जैसा भू आकृति रहेगा, कहीं पठारी क्षेत्र है तो वहां पे मृदा अपकर्षण अधिक देखने को मिलेगा, तो भूमि उपजाऊ नहीं होता है, पठारी पहाड़ वाला। क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा अपकर्षण का प्रभाव क्या है, मृदा के पोषण स्तर में क्या होगा, गिरावट होगा। दूसरा, मृदा की गहराई कम हो जाती है। गहराई का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे गहराई का अर्थ उपजाऊ से है, ऐसा नहीं कि गहराई मतलब गड्ढा मत समझ लेना। मृदा की गहराई क्या होता है, कम हो जाती है। और जब गहराई कम होगा, दोनों चीजें कम होगा तो कृषि उत्पादन कम होगा, तो कृषि उत्पादन कम होगा तो उत्पादकता कम होगी। फाइनली राष्ट्रीय उत्पादकता में क्या होगा, गिरावट। अगर राष्ट्रीय उत्पादकता में गिरावट का मतलब हो गया कृषि उत्पादन कम, कृषि उत्पादन कम, ठीक है। तो ये था आपका मृदा अपकर्षण। चलिए लिखिए, अगला है मृदा अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन किसको कहते हैं, मिट्टी मान लीजिए जो अभी धरती पे जहाँ पे है, कई देर होगा ना मिट्टी का, है ना। हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, भूगोल वेत्ता उसको आसानी से समझ लेता है कि मिट्टी में कौन कौन सा ले, कौन उपजाऊ है परत, कौन उपजाऊ परत नहीं है। हम लोगों को एक समान दिख रहा है, ठीक है। तो मिट्टी है, मिट्टी का आवरण है, कई लेयर है, लेयर बताए हैं। तो मृदा अपरदन किसको कहते हैं, मृदा का आवरण का क्या होना, विनाश होना, खत्म होना, क्षति होना, उसको क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहेंगे। याद रखना, मृदा का आवरण या इसको परत का विनाश होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। इसका क्या कारण है, प्राकृतिक कारण है, बहते जल बह रहा है किसी भी क्षेत्र में तो मिट्टी का लेयर कटते जाता है, वही अवसाद हो जाता है, फिर समुद्र के किनारे क्या कर लेता है, वो
समतल भूमि बनाता, जिसको हम लोग जलोढ़ का मैदान कहते हैं ना, ठीक है। पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया, पवन उड़ा के ले जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, यहाँ से हटके वो कहीं गया, फिर वहाँ से हटके कहीं गया, मिट्टी बना। तो ये कारण है अपरदन का। मानवीय कारण में आप खुद जिम्मेवार हैं। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, नहीं हो रहा है लगातार। अगर हम क्षेत्र भ्रमण में गए, बोले ये 4-5 गो तो भगवान के माया है। जब भगवान का माया होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, तो अपनी आवश्यकताएं, आपका 2 आवश्यकताएं हैं। जनसंख्या वृद्धि होगा तो आपका 2 आवश्यकताएं हैं। घर बनाइएगा और खाने के लिए कृषि चाहिए। अब कृषि कैसे होगा, तो पशु चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, अब तो भूमि बचा नहीं तो वन काटिएगा, ये ना। यानी जनसंख्या वृद्धि, भूमि की मांग बढ़ेगी, क्योंकि आपको मानव बस्ती बनाना है, घर नहीं बनाना है। और क्या चाहिए आपको, कृषि और पशुचारण चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि से आपका ये 3 मांग है। ये 3 मांग को पूर्ति करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, भारी मात्रा में वन को काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। घर के पास भी अगर झाड़ी उड़ी है, पेड़ पहले था, रहता था, काट दिया, खेत बना दिया। गांव में सब देखते होंगे, आप नहीं देखे होंगे, अपने पूर्वज से पूछ सकते हैं जो जीवित होंगे। तो मानवीय कारण यह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, भगवान के माया या पढ़ा लिखा नहीं होना, पढ़ा लिखा नहीं होना, साक्षर या साक्षरता कम होना ही कारण है, मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का। अगर पढ़ा लिखा हो तो फिर वो समझ जाएगा भगवान का माया नहीं है। ठीक है, गांव में समझाओगे तुम लोग सभी मिलते। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये आवश्यकताएं और ये आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपरदन का 2 कारण, प्राकृतिक और मानवीय। अब इसका कारक, मुख्य कारक क्या है, तो पवन द्वारा अपरदन और जल द्वारा अपरदन, ये जो है ना। तो पवन द्वारा अपरदन किस क्षेत्र में होता है, सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म प्रदेश। कहाँ सूक्ष्म प्रदेश है भारत में, कहाँ अर्ध सूक्ष्म प्रदेश है। वर्षा हमने पढ़ा दिया, तापमान हमने पढ़ा दिया, वो आपका काम है निकालना, मेरा काम नहीं। जल द्वारा अपरदन, भारी वर्षा एवं खड़ी ढालों वाला प्रदेश। तो खड़ी ढाल कहाँ कहाँ है, पश्चिमी घाट है खड़ी ढाल, मेघालय का क्षेत्र खड़ी ढाल, हिमालय का क्षेत्र खड़ी ढाल वाला है ना। यानी जहाँ वर्षा अधिक है और खड़ा ढाल है, वहाँ पे मृदा अपरदन किस द्वारा होता है, जल के द्वारा। इतना तेजी से बारिश होता है, मिट्टी को एकदम पठारी क्षेत्र सीढ़ी नुमा भूमि होता है, तेजी से उसको मिट्टी को हटाता है, स्वाभाविक है। और पवन द्वारा अपरदन सूक्ष्म सूक्ष्म प्रदेश से कहाँ है, राजस्थान में। वहाँ पे देखते हो झील बना था, हम झील पढ़ाए थे ना, मिट्टी उड़ा कर झील बना दिया। कौन सा झील है वो, सांभर झील। हाँ, चलो लिखो। दो अपरदन आपने देखा, एक पवन अपरदन और एक जल अपरदन। जल अपरदन खड़ा ढाल वर्षा वाला क्षेत्र में ही होगा, ये ना जल अपरदन। और पवन अपरदन सूक्ष्म और सूक्ष्म क्षेत्र में, प्रदेश में। अब जल अपरदन को भी हम लोग पढ़ते हैं विस्तृत से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यही। जल अपरदन का प्रकृति या विशेषता या स्वरूप लिखते हैं तो की बात हुआ, इसका क्या रूप है, तो यह अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। अपेक्षाकृत का मतलब पवन अपरदन से, पवन अपरदन से जल अपरदन अधिक गंभीर है। यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। पूछेगा भारत के विस्तृत क्षेत्रों में या भारत के अधिक क्षेत्रों में पवन अपरदन हो रहा है या जल अपरदन हो रहा है, जल अपरदन। पवन अपरदन मात्र एक क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में ना। बाकी जितना क्षेत्र है जहाँ जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, अगर उत्तर पूर्वी मानसून जिसको लौटती मानसून कहते हैं, उससे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है ना, तो वहाँ होगा जल अपरदन। चक्रवात से झंझावाती वर्षा होता है कहाँ पे, उत्तर पूर्वी मानसून, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, स्वाभाविक है वहाँ पे होगा जल अपरदन। क्लियर हो गया। तो जल अपरदन भारत के विस्तृत क्षेत्र में है पवन अपरदन की तुलना में।
ठीक है। इसका प्रकार 2 प्रकार का होता है जल अपर्दन, परत अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन कोई बीहर या महाखंड पढ़ाए थे, नदी जब पढ़ाते तो महाखंड पढ़ाए थे, हमने पढ़ाया था। परत अपर्दन क्या है, तो ये हमेशा समतल भूमि पर होता है। परत अपर्दन कहीं भी भूमि जहाँ समान है वहीं पे होगा परत अपर्दन, मिट्टी हटेगा। और मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। वर्षा देखते हो आता है पूरा एकदम तेजी से, पूरा मिट्टी को समाप्त हुआ तो पानी जो है उसको अपने साथ मिट्टी को ले जा रहा है, ठीक है। यह अधिक हानिकारक है, कौन, परत अपर्दन, इसकी तुलना में, अवनालिका की तुलना में। मिट्टी का सूक्ष्म एवं उर्वर परत क्या है, हट जाता, स्वाभाविक है, सूक्ष्म। इतना ने मिट्टी धकोड़ के, गांव के भाषा में जिसको बोलते हो तुम लोग, पता नहीं मिथिला में क्या बोलती हो, वही बोलती है, हाँ, तो उसको हटा देता है। तो स्वाभाविक है, सूक्ष्म उर्वर परत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अवनालिका अपर्दन, जिसको बिहार या महाखंड कहते हैं, यह तीव्र ढालों पर होता है। यह उत्काद भूमि स्थलाकृतियाँ, उत्काद भूमि मतलब कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा, बताए थे ना, उत्काद भूमि उसको कहते हैं। उत्काद भूमि कैसे होता है, चित्र अगर यहाँ गड्ढा है फिर ऊंचा हो गया, ये है उत्काद भूमि। यह वर्षा से गहरी हो जाती है, स्वाभाविक है, गहरा होगा ढाल से, और यहाँ मिट्टी को फिर, तो ये भाग जो है गहरा हो जाएगा, फिर ऊपर होगा, फिर वहाँ से। यह कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, खंडित नहीं करेगा। जहाँ गड्ढा हो जाएगा बड़ा, पानी जम जाएगा तो कृषि भूमि नहीं, उसके किनारा में मिट्टी जमा तो कृषि भूमि फिर उस तरह आकार बनते जाता है। एग्जाम्पल में ये जो अवनालिका अपर्दन का एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, तो चंबल नदी के दुरोणी है। चंबल नदी के दुरोणी पूछेगा भारत में सबसे अधिक विस्तृत अवनालिका अपर्दन कहाँ पाया जाता है, तो मार देना है चंबल नदी दुरोणी, ठीक है। चंबल नदी के दुरोणी में बेहद विस्तृत रूप में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। क्लियर है, चलो लिखो। चलिए, मृदा अपर्दन का क्या प्रभाव है, इफेक्ट, तो नदी यानी से क्या होता है, बाढ़ आता है, और बाढ़ क्या करता है, देखिए ये नदी है, ठीक है। जल अपर्दन से जो पदार्थ है जम गया कहीं भी, नदी घाटी क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में, यहाँ पे पदार्थ जम गया, तो जल का जो प्रवाह है वो क्या है, क्षमता घटेगा, पानी रुक जाएगा, धीरे धीरे निकलेगा, जम जाएगा यहाँ पे पानी काफी, तो उससे क्या होगा, जल प्रवाह क्षमता घटेगा, क्या आ जाएगा, जब बाढ़ आएगा तो कृषि भूमि क्या होगा, स्वाभाविक किनारा क्षति होगा। जब कृषि भूमि क्षति होगा तो कृषि विकास हेतु समस्या नहीं उत्पन्न होगा, होगा या नहीं होगा। पहला ये प्रभाव हुआ कि बाढ़ आना, कृषि भूमि की क्षति और कृषि विकास हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न होना। अब कृषि सिंचित भूमि, सिंचित भूमि किसको कहते हैं, पहले समझ लो परिभाषा। सिंचित भूमि का अर्थ क्या है, कृत्रिम सिंचाई प्रणाली से कृषि को सिंचित करना, भूमि को सिंचित करना, उसको सिंचित भूमि कहते हैं। कृत्रिम जो मानव के द्वारा, प्राकृतिक प्रदत्त नहीं, प्रकृति प्रदत्त सिंचाई का स्रोत क्या है, एकमात्र वर्षा है, एकमात्र क्या है, वर्षा है प्राकृतिक स्रोत में सिंचाई का। बाकी जितना है वो कृत्रिम है। नहर भी हम नदी से नहर बनाए ना, तो नहर बनाया जाता है ना कि अपने आप बना रहता है, बनाया जाता है। तालाब लोग पानी जमा होता है, फिर तालाब से देखे हो लाठाकुड़ी चला के, पहले एक होता था वो गुप्त काल में हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी में, पैर से दाबता था, लंबा जैसा आता था, पानी से निकल के से जा रहा है, गुप्त काल में प्रचलन में था, ठीक है। या कुआं, कुआं भी है कृत्रिम सिंचाई में, कुआं में खींचता है, घेर नहीं होता था, राहट कहा जाता था गुप्त काल में इसको। तो ये सब है। तो कृत्रिम सिंचाई प्रणाली से क्या है कि कृषि योग भूमि को हम खूब सिंचाई कर रहे हैं, इतना न सिंचाई कर रहे हैं
कि उसका भी प्रभाव पड़ता है। भले तुम कहते हो कि हम एकदम पटा रहे हैं खेत, कृषि को पानी दे रहे हैं, लेकिन अधिक सिंचाई भी होना प्रभाव है, निगेटिव प्रभाव। क्या हो जाता है, भूमि क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है। कृषि सिंचित भूमि क्षेत्र में अधिक सिंचाई से भूमि कैसा बदल जाएगा, भूमि का रूप लवणीय हो जाएगा। और मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में, पीटी में, पहाड़ी एवं तराई क्षेत्र में। क्योंकि खड़ा ढाल है ना, तराई क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है वहाँ पे, तो मिट्टी अधिक। ये था आपका मृदा अपरदन का ऑल ओवर कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, चलिए मृदा संरक्षण के उपाय को हम लोग जानते हैं, समझ लीजिए। पहले मृदा संरक्षण क्या है, इसका प्रकृति या विशेषताएं। मृदा संरक्षण एक क्या है, विधि है, इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। और क्या, मिट्टी के अपरदन एवं अपकर्षण को रोका जाता है। मतलब उद्देश्य क्या है, मृदा अपकर्षण को रोकना, मृदा अपरदन को। क्लियर हो गया यहाँ पर, उद्देश्य ये है। संरक्षण का उपाय, आज घर जाओगे तो देखते जाओगे, इसको यहाँ पर रहे हो, फिर देख लेगा जाकर खेत में आधा घंटा कहीं पे भी, याद हो जाएगा। अति चराई और हस्तांतरित कृषि क्या करना होगा, नियंत्रित करना होगा। देखते होंगे किसान को खूब जो है कोई ऐसा घास है, खूब उसी में रोज बकरी फूट देगा या भैंस को बांध देगा रस्सा से, चल रहा है, अति चराई उसी को बोलते हैं। अब घास है भी नहीं, फिर भी उसको चरा रहा है, वो भी एक उसको रोकना होगा। हस्तांतरित कृषि यहाँ फिर वहाँ बताए थे ना, उसको रोकना होगा। समोच्च रेखा के अनुसार कृषि का, समोच्च रेखा का मतलब ये होता है मेढ़बंदी। देखे हो मेढ़बंदी, कौन नहीं देखे हो, हाथ खड़ा करो। मेढ़ कौन नहीं देखे हो, सब अमेरिका से आई है, हमको पता है। अरे मान लीजिए खेत में चारों तरफ ऐसे आड़ दे दिया, ये मेढ़ मोटा मोटा रहेगा, कहेगा ये हमार खेत, ये हमार खेत। वो तो प्रशासनिक सीमा है वो, लेकिन किसान का एक ही जगह खेत है ना, इधर भी उसी का, इधर भी उसी का, फिर भी आड़ी बनाता, वही मेढ़ है। मेढ़बंदी करना, सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ये हमेशा पठारी क्षेत्र में होता है। हम लोग तरफ लखीसराय जाओगे तो मिलेगा। नियमित वानिकी, नियमित वानिकी, वानिकी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं वानिकी? खेत भी काम कर रहा है, यानी फसल भी उपजा रहा है, बगल में क्या हुआ, उसके आर पर क्या करेगा, लहरी लगा देगा, नीचे में धान रहेगा, या चारों तरफ आर पे मेढ़ पे लंबा लंबा पेड़ लगा देगा। वैसा पेड़ जो कम जल सोखता हो उसको बोलते हैं नियमित वानिकी करना, ठीक है। साथ ही हम लोग घर के ये क्या बोलते हो, बाड़ी, बाड़ी में भी फूल फाल क्या पौधे उधे लगा देता, कहता है क्या कर रहे हो भाई, हम वानिकी कार्य कर रहे हैं, बागवानी बोलेगा, ठीक है। आवरण फसलें उगाना, वैसा फसलें जो मिट्टी को क्षरण ना करता हो, आवरण फसल उसको बोलते हैं। आवरण फसल में ये सब नहीं आएगा, गन्ना आवरण फसल नहीं है, वो काफी नुकसान पहुंचाता है गन्ना, ठीक है। मिश्रित खेती किसको कहते हैं, अरे खेत है, आलू लगा दिया, उसके जो क्या बोलते हैं उस पे मूंग, ये मूली लगा देगा, या गेहूं लगाया तो गेहूं में ही जौ लगा दिया, उसमें राई छींट दिया किसान, देखते हैं उसको मिश्रित खेती करते हैं। यानी एक खेत में एक से अधिक फसल को उगाना है, एक खेत में, एक कृषि भूमि क्षेत्र में एक ही समय में एक से अधिक फसल को उगाना मिश्रित खेती करते हैं। परिभाषा अंकेट में सस्यावर्तन खेती किसको कहते हैं, ये मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक लाया था द्वार क्षेत्रों में सस्यावर्तन खेती। सस्यावर्तन खेती का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी गेहूं कटा,
तो तुरंत मूंग लगा दिया, मूंग कटा। अरे कृषि भूमि खाली नहीं हो, ये फसल, हाँ लगातार ये फसल कटा तो ये फसल, ये फसल तो ये फसल, उसको बोलते हैं सस्यावर्तन खेती। क्लियर हो गया। ये मध्यकाल में फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक लाया था दोबाब क्षेत्रों में, ताकि कि अधिक से अधिक रेवेन्यू असूल सके, राजस्व। जैविक खाद, मृदा अपकर्षण का क्या कारण है? खूब मिट्टी की गुणवत्ता ह्रास हो रहा है, मिट्टी अनुपजाऊ हो रहा है, उसी को मृदा अपकर्षण कहते हैं। इसका कई कारण में एक कारण ये भी है कि आप रासायनिक खादों का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो अब रासायनिक खादों के स्थान पे क्या करना होगा बचाने के लिए? जैविक खाद। जैविक खाद देखे हो? बताओ। हाँ, गोबर है। अरे तुम घर में जो केचुआ, कंपोस्ट खाद ये सब होता है ना, वही है जैविक खाद। ठीक है। वन संरक्षण करना होगा। ऐसा नहीं कि बस जा रही हो, बहुत लोग गाँव में क्या करता है, जा गया पूरा गर्मी है तो पसीना चल रहा है तो तेजी से गया ब्रिज के पास बैठ गया आराम से गमछी बिछा के, उसके बाद मन हुआ तो उसको सो गया वहीं पे। उसके बाद उसका ध्यान जाता है कहाँ पे? ब्रिज के टहनी पे। तब वो दिमाग लाता है अगर लग रहा है अगर बढ़िया चौकी होते, चौकी मतलब समझो घर का दरवाजा का वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर देगा। यानी पहले चरण में वो इतनी उसको गर्मी है तो वो उसकी प्रशंसा करेगा, ओ अब राहत मिला। और जब राहत मिल जाता है तो वो अपना स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। तुम लोग वही कर रही हो। वन संरक्षण, वन इतने कट रहा है, उसको बचाना होगा। और वृक्षारोपण, वृक्ष रोपती हो घर में? अभी जाके प्रयास कियो? नहीं। हाँ, भगवान का पानी देगी, पत्थर पे 5 बार दे रही है, भगवान दे रही है, लेकिन वृक्ष में 1 लोटा पानी भी नहीं देती। नहीं देती हो? देती है, अच्छी बातें हैं। सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पीटी में, ये तो मान ही लोगे, मेटबंदी, सीधू निर्माण, खेत बनाना, ये सब याद रखोगे पीटी में। कॉन्सेप्ट प्रश्न है, यूपीएससी ले डूबेगा। सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र में, विशेषकर सूक्ष्म अर्ध सूक्ष्म मतलब मरुस्थल क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि पर बालू की टीले का प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेला बनाना। वृक्षों की रक्षक मेला, ये मान लिया वृक्ष है ना, और देखते हुए किसान चारों तरफ मिट्टी लगा देगा जड़ के पास, चारों तरफ से घेर देता है ना, उसी को बोलते हैं वृक्षों की रक्षक मेला। देखे हो? वृक्ष चारों तरफ मिट्टी जड़ के पास लगा देगा, वही है। तो ये ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र यानी मरुस्थल क्षेत्र में। बहुत यानी राजस्थान क्षेत्र में भूमि मृदा संरक्षण का उपाय कैसे किया जाता है? तो उस क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है, बालू के टीलों का इकट्ठा करके, प्रसार मतलब इकट्ठा करके रक्षक मेला बनाता है। ठीक है। अब अगला इधर, अब नालिका अपर्दन को बांध श्रृंखला बनाकर रोकना। जो पानी ढाल से एकदम आ रहा है तेजी से, तो उसको बांध बना देता है, रोकता है ना। जाके झारखंड तरफ देखोगी विशेषकर ज़्यादा मिलेगा। इधर तो या तो नेपाल का हिमालय के तराई में जाओ तो पता चलेगा, नहीं तो झारखंड के तरफ। चलो लिखो, ये था आपका मृदा संरक्षण का नीतिगत सुझाव या उपाय। लिखें। चलिए, अगर किसी चीज का कोई भी टॉपिक मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, जीएस में हो या ऑप्शनल में हो, अगर एग्जाम में ये पूछा कि किसी चीज का उपाय को बताएं, उपाय को बताएं, तो ये समझ लेना कि उपाय को बताएं पूछ रहा है तो इसका मतलब है 2 बातें वहाँ छिपा हुआ है उपाय में। एक उपाय होता है जो नीतिगत सुझाव, और एक सरकार ने क्या कर रहा है। तो इसके पहले जो हम बताए थे संरक्षण का उपाय, वो आपका नीतिगत सुझाव था कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्षारोपण पर वन संरक्षण करना चाहिए, जैविक खेती का प्रयोग करना चाहिए, सीढ़ीनुमा बांध बनाना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए, वो नीतिगत सुझाव हुआ।
और दूसरा कि सरकार के द्वारा क्या प्रयास है। तो मृदा संरक्षण का सरकार 2 स्तर पे प्रयास कर रहा है। एक केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्थान जो है भारत सरकार का, वो पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का कार्य करता है। सिर्फ ये राजस्थान में ये काम करता है, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ये क्या कर रहा है, मिट्टी को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना का संबंध किससे है? ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका संबंध किससे है? क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड और केंद्रीय सूक्ष्म भूमि अनुसंधान संस्थान पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का जो बताए ना, नेड मेखला। क्लियर है यहाँ पे? चलिए लिखिए।